दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। असल में एक माननीय आदरणीय सब्सक्राइबर साहब का ये की इच्छा थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं इस टाइम पर। इसके पहले कि आगे बढ़ूं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आमतौर पे जो संघीय व्यवस्था होती है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है, फेडरल गवर्नमेंट होती हैं, उनको पूरी दुनिया भर में कमज़ोर माना गया है। कमज़ोर इसलिए कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। आमतौर पे सभी जगह राज्य सरकारें काफ़ी ज़्यादा स्वायत्त होती हैं, ऑटोनॉमस होती हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार बहुत मजबूत नहीं होती है, उसके हाथ में सारे संसाधन नहीं होते हैं, सारी शक्तियां नहीं होती हैं। तो आमतौर पर यह धारणा है कि फेडरल गवर्नमेंट्स या संघीय सरकारें कमज़ोर हुआ करती हैं। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने भी इस तरह का प्रश्न आया कि अभी भारत में ये नया नया आज़ाद हो रहा है और तमाम ऐसी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं। पाकिस्तान से बंटवारा हुआ था और सेना बॉर्डर पे क्या कहते हैं कि संवेदनशील स्थिति बनी हुई थी, चाहे पाकिस्तान का हो, चीन से भी विवाद होने लगा। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह कल्पना की कि देश के सामने ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब एक मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, महसूस होगी। ऐसी केंद्र सरकार जिसके हाथ में संपूर्ण देश की ताकत हो, सारे संसाधनों का वो उपयोग करके बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके, उसका मुकाबला कर सके। इसीलिए भारत के संविधान में धारा 352 को रखा गया। हालांकि अभी आते हैं उस पर, 352 के अलावा भी हैं। तो 352 को राष्ट्रीय आपदा या नेशनल इमरजेंसी का नाम आमतौर पे दिया जाता है। अब देखिए, भारत में या भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल की कल्पना की गई है, आपकी व्यवस्था दी गई है संविधान में। एक है राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी इसको कहते हैं आपातकाल, जैसे कि युद्ध की स्थिति हो, बाहरी हमले की स्थिति हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो देश के अंदर ही। दूसरा इमरजेंसी है आर्टिकल 356 का, जब किसी राज्य में वहाँ की सरकार अगर संविधान के प्रोविजंस, प्रारूपों के अनुरूप नहीं चल रही है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो उस सरकार के साथ क्या किया जाना चाहिए, वहाँ पर कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो है धारा 356 में। और अगर देश की वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और उसके लिए अलग से कड़े उपाय करने पड़े, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय संकट आ गया। तो इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा धारा 352 का, जो उसको की कहा जाता है आमतौर पे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। क्योंकि तीनों को मिलाने में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, धारा 356 और धारा 360। अभी यहाँ पर बात करेंगे 352 की। तो संविधान की धारा 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए, ये लिखा गया है कि युद्ध की स्थिति, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, युद्ध की स्थिति में, बाहरी हमले की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, ये तीनों की स्थिति में राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि देश में वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दें, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दें। इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट करना जरूरी है आप लोगों के साथ कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि युद्ध हो ही, बाहरी हमला हो ही, सशस्त्र विद्रोह हो ही। ऐसा नहीं है कि ऐसा होने के बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति अगर संतुष्ट हैं, उनको जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं तमाम सरकारी संस्थाओं से, उसके आधार पर अगर उनको आशंका भी है, अगर उनको ये लगता भी है कि देश पर हमला हो सकता है, युद्ध थोपा जा सकता है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, बन सकती है, उस स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कहने का मतलब यह है
कि ऐसा नहीं कि परिस्थितियां उत्पन्न होने के बाद ही आपातकाल की घोषणा करना संभव है, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति अगर समझते हैं, वो इस तरह से संतुष्ट हैं कि देश में हालात खतरनाक हैं, युद्ध की स्थिति आ सकती है, बाहरी हमले की स्थिति आ सकती है, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ सकती है, तो वो अगर संतुष्ट हैं तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, उनकी संतुष्टि है। आपको इस बात को फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति जो भी घोषणाएं करेंगे वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे। इस वीडियो में या चैप्टर पर कहीं भी आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति 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 ही आएगा, क्योंकि अधिकार राष्ट्रपति का है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति का सिर्फ नाम होता है, तो राष्ट्रपति का नाम जरूर लिया जा रहा है, लेकिन वो मंत्रिमंडल का फैसला है, प्रधानमंत्री का फैसला है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। दूसरी बात, 42वें संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि अगर एक बार राष्ट्रपति ने ये तय कर लिया कि देश में आपातकाल की घोषणा की जानी चाहिए, या कर दिया है उन्होंने घोषणा, तो उनके इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इम्यून फ्रॉम जुडिशियल इंटरफियरेंस। जुडिशरी को इससे बाहर रखा, न्यायपालिका को इससे बाहर रखा कि अगर राष्ट्रपति का स्वयं संतुष्ट होना ही काफ़ी है, उनके इस फैसले को न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ पे काबिल गौर है कि जब राष्ट्रपति का तो सीधा अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति जो भी फैसला करते हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, तो ये सरकार का फैसला हुआ। और न्यायपालिका को बाहर रखने का मतलब है कि सरकार के फैसले से न्यायपालिका को दूर रखना। लेकिन जब जनता पार्टी सरकार आई तो 1978 44वें संशोधन में 1978 में उन्होंने इसकी पाबंदियाँ इन्होंने हटा दिया और इसको कर दिया जुडिशियल इंटरफेरेंस के लिए, इसको ओपन कर दिया। मतलब अब राष्ट्रपति के इस फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति थी देश के सामने कि आपातकाल घोषित किया जाए, या कोई मालाफाइड था। मालाफाइड का मतलब हो गया इसके पीछे कोई गलत इरादा था, इमरजेंसी के नाम लेकर के, युद्ध का नाम लेकर के, सशस्त्र विद्रोह का नाम लेकर के उसके पीछे भावना कुछ और हो। तो कहने का मतलब है जो आज की स्थिति है, अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते भी हैं तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। एक बार राष्ट्रपति ने अगर आपातकाल की घोषणा कर दी तो इसकी मियाद, इसका जो पीरियड होगा वो 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर अगर ये संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, अप्रूवल होगा, संसद इसको अप्रूव करेगी। कहने का मतलब है अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन बहुमत के से और 2/3 बहुमत से, मतलब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 2/3 बहुमत से अगर पास करती हैं तभी इसका अप्रूवल माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक बार अगर आपातकाल की घोषणा हो गई तो उसकी लाइफ होगी 1 महीना। इसी बीच में अगर संसद ने उसको अप्रूवल दे दिया, अनुमोदित कर दिया, तो वो 6 महीने हो जाएगा, वो लागू रहेगा अगले 6 महीने तक। मतलब एक बार अगर संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया तो वो इमरजेंसी 6 महीने तक व्यवहार में रहेगी, लागू रहेगी। लेकिन अगर पारित नहीं हुआ है तो वो सिर्फ 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। इसी बीच एक परिस्थिति ये पैदा हो सकती है कि मान लीजिए आपातकाल की घोषणा हुई और उसी टाइम पर चाहे 1 महीना पूरा होने के अंदर ही लोकसभा भंग हो जाती है। अगर लोकसभा भंग हो गई तो जब दूसरी लोकसभा, मतलब चुनाव होंगे और दूसरी लोकसभा चुन करके आएगी, अब जब उसकी पहली सीटिंग होगी लोकसभा की, तब से 30 दिन लिया जाएगा। तब से फिर 30 दिन के अंदर अगर लोकसभा उसको अप्रूव कर देती है तो फिर वो 6 महीने बढ़ जाएगा, बशर्ते राज्यसभा ने पहले ही इसे पास किया हुआ हो। मतलब नई लोकसभा आने से पहले, उसकी सीटिंग से पहले
राज्यसभा ने पारित कर दिया है, लोकसभा अगर फिर गठित हो रही है नई, और फिर गठित होने के 1 महीने के अंदर अगर वो पारित करती है तो इसका लीज बढ़ जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगा, इमरजेंसी 6 महीने तक के लिए लग जाएगी, और नहीं तो उसका जीवन 1 महीने तक ही रहेगा। क्या इमरजेंसी को रद्द किया जा सकता है? हाँ। 44वें संशोधन, संविधान संशोधन 1978 के बाद इसके पहले रद्द करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 44वें संशोधन के बाद 1978 में इस बात को रखा गया है कि किसी भी टाइम पर अगर लोकसभा और राज्यसभा सदन, दो संसद के दोनों सदन अगर बहुमत से एक डिसअप्रूवल, मतलब कि इमरजेंसी को रद्द किया जाए का अगर प्रस्ताव पारित करते हैं, तो राष्ट्रपति को तुरंत ही आपातकाल को रद्द करने की या वापस लेने की घोषणा करनी होगी। इसके अलावा भी एक ये है कि अगर सदन चल रहा है तो कम से कम 1/10 लोकसभा के 1/10 सदस्य ये नोटिस दे सकते हैं स्पीकर को, और सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को। सदन चल रहा है तो स्पीकर को, सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को वो एक कम से कम 1/10 सदस्य राइटिंग में लिख करके देंगे, चाहे स्पीकर को, चाहे बताया ना, सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को, सदन चल रहा है तो स्पीकर को, कि एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए इमरजेंसी को रद्द करने के लिए, और उस अवस्था में 14 दिन के अंदर मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें जो भी प्रस्ताव पारित होगा वो उनको करना पड़ेगा। अब आते हैं कि इमरजेंसी लागू करने के बाद या इमरजेंसी की घोषणा करने के बाद परिवर्तन क्या आता है और परिवर्तन कहाँ कहाँ आता है। अब हम लेंगे कार्यपालिका में क्या परिवर्तन आता है, विधायिका लेजिस्लेचर में क्या परिवर्तन आएगा, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, फाइनेंशियल वित्त व्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा सरकार की आपातकाल की घोषणा करने के बाद। मेन प्रश्न तो वही है। तो सिंपल में है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जिसे हैं, तो सरकार को पहले बताया कि फेडरल या संघीय सरकार पूरी तरह से ताकतवर हो जाती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि आमतौर पे केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे सकती है और देती रहती है बीच बीच में, लेकिन उसकी एक सीमा निर्धारित है। आपातकाल की घोषणा के बाद ऐसी कोई सीमा केंद्र सरकार के पास नहीं रहेगी, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जब चाहे जैसी दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं और राज्य सरकारों को मानना होगा। राज्य सरकारें अपनी जगह पे काम करती रहेंगी, राज्य सरकारों को कोई प्रभावित नहीं किया जाएगा आपातकाल की घोषणा के बाद, जो जैसे काम कर रही करती रहेंगी, लेकिन राज्य सरकारों का स्वतंत्र अस्तित्व उस तरह से नहीं रहेगा। वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं, उसमें उनकी राय नहीं चलेगी कि हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार को बहुत ही पावरफुल बना दिया जाता है। उसमें बहुत कुछ नहीं है, देखा जाए तो केंद्र सरकार इंडिया में ऑलरेडी भी बहुत पावरफुल है। राज्य सरकारों को निर्देश देने का उनको अधिकार है, वो देते भी रहते हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा अधिकार बढ़ जाएगा, उन क्षेत्रों में भी हो जाएगा जिसमें नहीं है पहले। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स में। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है या विधायिका में क्या फ़र्क आएगा। पहली बात तो केंद्र सरकार का, पार्लियामेंट का ही आप ले लीजिए, जब आपातकाल की घोषणा हो जाएगी तो उन परिस्थितियों के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में अगर इस जो भी परिस्थितियां हैं, आपातकाल का मतलब ये आपातकाल हुआ, तो जो परिस्थितियां हैं उसमें लोकसभा का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया भी था। अब लेकिन यहाँ पर है कि किसी भी हालत में इमरजेंसी अगर ख़त्म हो गया है तो 6 महीने से ज़्यादा उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। 2 बातें हैं इसमें। अब आते हैं राज्य की तरफ। आपसे पहले बात की कि केंद्र सरकार बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है और राज्यों के अधिकार पर भी उसका अधिकार हो जाता है। मतलब एक तरह से केंद्र सरकार यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है, एकल सरकार बन जाती है। यहाँ फेडरेशन खत्म हो गया, एक गवर्नमेंट है पूरे देश का, केंद्र सरकार। इमरजेंसी लागू होने के बाद सरकार देश में कौन है? एक है,
सब उसके अधीन है जो भी हैं, और उसी की चलेगी। सीधी बात यह है, केंद्र सरकार की ही चलेगी, राज्य सरकारों की आज की तरह नहीं चलेगी। बहुत फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि जो विषय सूची है, सेंट्रल लिस्ट है, आपने पढ़ा हुआ, केंद्र सरकार की सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट, जो दोनों राज्य केंद्र जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो राज्य सूची है, तो राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार का पूरा अधिकार हो जाएगा। इमरजेंसी लागू होने के बाद एक सबसे बड़ा फर्क यही आएगा कि सूचियों का जो विभाजन है एक तरह से वो व्यवहारिक रूप से खत्म हो जाएगा। अब केंद्र सरकार किसी भी सूची पर कानून बना सकती है जैसी उसको ज़रूरत हो। इमरजेंसी से फाइट करने के लिए, देश में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ये सारे भेद खत्म हो जाएंगे। वो केंद्र सूची हो, चाहे राज्य सूची हो, चाहे कॉन्करेंट हो, सब पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, सब पर वो काम कर सकती है। तो यहाँ पर राज्य सरकारों का वो काम खत्म हो जाएगा और बहुत बड़ा उनका कोई, राज्य सरकारें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि राज्य विधानसभाएं चलती रहेंगी, राज्य सरकारें चलती रहेंगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार किसी पर कानून बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। कहने का मतलब है कि जो राज्य सूची है, सेकेंड लिस्ट है, उस पर भी उनको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट नए अधिकार दे सकती है एग्जीक्यूटिव को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब सरकार तो जिसकी है उसी का बहुमत है, तो पार्लियामेंट से वही पारित करा लेगा, वो और पावर ले सकता है। कहने मतलब कि सरकार को और सारे अधिकार और कर्तव्य, जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसी जिम्मेदारियां भी पार्लियामेंट, संसद उनको दे सकती है सरकार को, जो आमतौर पे नॉर्मली नहीं दिया जाता। अब आते हैं वित्त व्यवस्था पे। आप जानते हैं कि तमाम टैक्सेस का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन चूंकि देश के सामने आपातकालीन स्थिति है और केंद्र सरकार को पूरी मजबूती से उस परिस्थिति से लड़ना है, उसका मुकाबला करना है, ऐसे में फाइनेंशियल पावर का होना जरूरी है, वित्तीय शक्तियों का होना जरूरी है। अब इस अवस्था में क्या होता है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में टैक्सेस का, कर का बंटवारा है, वो खत्म है। इसमें वो नियम नहीं लगेंगे जो आम दिनों में लगते हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह से पावरफुल है, केंद्र सरकार का फाइनेंशियली पूरा अधिकार हो जाएगा और आम तौर पे होने वाला बंटवारा लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर फिर यहाँ से दिला दूँ आपको याद कि केंद्र सरकार, जो भी राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, उनका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सलाह पर ही करेंगे। अब यहाँ पर बात आई चूंकि टैक्स का, तो इसको भी पार्लियामेंट से अनुमोदित होना ज़रूरी है। अगर टैक्सेस पर कोई नियंत्रण करना चाहते हैं, अगर वो राज्य सरकार के संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते हैं केंद्र सरकार, तो इसके लिए उनको लोकसभा से या संसद से, दोनों सदनों से पारित कराना पड़ेगा, संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, संसद से उसका अनुमोदन कराना पड़ेगा। तो ये तीन आपकी हो गई। कार्यपालिका में क्या फ़र्क आएगा, विधायिका में क्या फ़र्क आएगा और वित्तीय मामलों में क्या फ़र्क आएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं, इससे फंडामेंटल राइट पर क्या पड़ेगा। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। जैसे ही 352 की घोषणा होगी, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होगी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, वैसे ही 358 358 आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली स्वतः लागू हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिए। जैसे ही 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा का आपातकाल की घोषणा होगी, नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 358 358 अपने आप लागू हो जाएगा। 358 जब लागू हो जाएगा तो क्या होगा, 19
आर्टिकल 19 जितने आपके फ्रीडम है, जितनी आपकी स्वतंत्रता है, 6 की 6 खत्म, साफ। इंडिविजुअल फ्रीडम, वैयक्तिक स्वतंत्रता पूरी तरह से निलंबित, खत्म। अब देखिए 352 और 358 बिल्कुल कनेक्टेड है। 352 लागू, 358 अपने आप ऑटोमेटिकली लागू। और 358 में क्या है, 6 फ्रीडम है आपके, यहां बसना, व्यवसाय करना, ये करना, तो ये सब कुछ बंद, मूवमेंट चलना, मतलब जो भी है 6 फ्रीडम, उसको कभी अलग से बना देंगे। तो 6 के 6 फ्रीडम सस्पेंड, निलंबित। आर्टिकल 19 खत्म। अब यहीं पर आया आर्टिकल 359। देखिए आर्टिकल 19 के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 352 लागू होगा, आर्टिकल 19 खत्म, 58 लागू हो जाएगा, 358 भी लागू हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति ऐसा सोचते हैं कि और सारे फंडामेंटल राइट्स को और दूसरे राइट्स को भी निलंबित करने की ज़रूरत है, तो फिर उसका अलग से आदेश पारित होगा, वो अलग से मेंशन होगा, तो उसी में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फ़र्क आ गया आपको। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये हो गया कि 352 लागू होने से नेशनल इमरजेंसी जैसे ही डिक्लेयर होगा, वैसे ही ऑटोमेटिकली 358 भी लागू हो जाएगा, 358। और 358 लागू होने का मतलब है कि 19, आर्टिकल 19 सस्पेंड, खत्म हो गया। इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, व्यक्तिक स्वतंत्रता है, वो समाप्त, चाहे जो उसमें। तो अब वैयक्तिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई, ये हो गया 358 में। उसके अलावा भी जो दूसरे फंडामेंटल राइट हैं, अगर उनको भी प्रभावित करना है या उनको भी निलंबन में रखना है, तो प्रेसिडेंट उसके लिए अलग से आदेश जारी करेंगे। लेकिन यहाँ भी लिमिटेशन है, 20 और 21 को छोड़कर। राइट टू लाइफ है और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ सबूत देने का। तो इन दोनों मामलों को प्रिजनर्स के लिए, खासतौर से कैदी जो उसमें है कारागार में, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए खासतौर से, तो आर्टिकल 20 और 21 को वो छू नहीं पाएंगे तब भी, इन एनी केस। तो यहाँ मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की आर्टिकल 358 और 359 में। पहली बार भारत में 352 लागू हुआ 1962 में, जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया। 1962 में पहला राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ। दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ जब 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई थी और पाकिस्तान और इंडिया से लड़ाई, उसमें युद्ध हुआ। तो दूसरा उन्होंने 1971 में लागू किया। उसके बाद 1974 में वो चल ही रहा था, वो 1971 वाला इमरजेंसी चल रहा था। उसी बीच में 1974 में फिर 359 लागू किया गया। उसमें कुछ स्मगलर थे, कुछ लोग हाई कोर्ट से कुछ लोग छूट गए थे और उन पर ये लगाया गया था कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। 1974 में आया, वो 359 था, पूरा नहीं था 352। और फिर 25 जून, जो सबसे देश का काला अध्याय माना जाता है आमतौर पर के, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी लगाई 352 के अंतर्गत। तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। अब मैं आपको एक अंतर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो चीन के युद्ध के टाइम पर जो इमरजेंसी लगी, वो 300 क्या कहते हैं कि वो जैसे 3 पार्ट है ना, वार, इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र, ये दो पहले वाले 62 वाले और 71 वाले तो उस पर लगाए गए थे, क्या कहते हैं, युद्ध वाले पर और बाह्य आक्रमण पर। लेकिन जो 1975 में इमरजेंसी लगी, वो, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा। 44वें संशोधन के पहले, चूँकि 75 में लगा और 44वां संशोधन आया 1978 में,
तो 75 में जो दिया गया था युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक उपद्रव या आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस यूज किया गया था शब्द। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो जो 1975 की इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल किया गया इंदिरा गांधी ने, वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पर था। आंतरिक गड़बड़ी कहिए, चाहे आंतरिक उपद्रव कहिए, आंतरिक अशांति कहिए, उसको कई शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 44वें संशोधन में जब जनता पार्टी सरकार आई, यही लोग जो थे जिनको इमरजेंसी में बंद किया गया था असल में, तो उन्होंने वो शब्द ही हटा दिया। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का शब्द ही संविधान से उन्होंने उसको संशोधित कर दिया और वहाँ पे क्या डाल दिया, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। ये एक मेजर परिवर्तन इसमें आया। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, आपकी स्टार्ट के लिए ज़रूरी था कि जैसे 352 की घोषणा हुई नेशनल इमरजेंसी की, तो तीनों घटनाएं जो हैं वो 358 सब पर लगेगा। मतलब 19 जो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है सारे, उनका जो सस्पेंशन है, निलंबन, वो सब पर हो जाएगा, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, बाहरी हमले की स्थिति हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। लेकिन 359 जो है वो खाली 2 पर ही लगेगा, युद्ध की स्थिति में और बाहरी हमले की स्थिति में, मतलब वॉर के टाइम पर या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पर। इंटरनल पर नहीं लगेगा, सशस्त्र विद्रोह पर नहीं लगेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। आज हमने अब देखिए ये बताने की कोशिश की कि राष्ट्रीय इमरजेंसी क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या है, या देश में आपातकाल किन परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं धारा 356 के अंतर्गत और 360 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।